हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग प्रियम्बल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट embodied in the preamble to the Constitution of India. First है liberty of thoughts, economic liberty, liberty of expressions, liberty of belief. ओके, तो इसमें से कौन सी लिबर्टी नहीं है प्रियम्बल ऑफ इंडिया में? तो वो है इकोनॉमिक लिबर्टी। ओके, इकोनॉमिक लिबर्टी। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं अपन थोड़ा इसका। तो प्रियम्बल सोर्स ऑफ ऑल प्रियम्बल सिक्योर टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, faith, worship, or no, they are fundamental rights enforceable in court of law in case of violation. The ideal liberty, equality, and fraternity in our preamble has been taken from French Revolution. Okay, फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था? तो वो 1789 और 1799 में हुआ था। ओके, और सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें देख लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into the sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens. Okay, तो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट क्या है? जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। लिबर्टी ऑफ थॉट्स है, एक्सप्रेशन है, बिलीव है, फेथ एंड वर्कशिप्स है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। नेक्स्ट है fraternity, ensuring the dignity of individual and the यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। ओके, और ठीक है, यहाँ पे बाकी डेट ऑफ एडॉप्टेशन दिया हुआ है, कब हुआ था? तो 26 डे ऑफ 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। ओके, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। द माइंड ऑफ द मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज reflected in which of the following? Preamble, fundamental right, direct to principle of policy, state policy and fundamental duty। तो देखिए, तो सबसे पहले क्या आता है? प्रियम्बल आता है। तो प्रियम्बल से बिल्कुल रिफ्लेक्ट होता है। ओके, और चलते हैं अपन आगे। तो देखो, यहाँ पे दिया हुआ है बेरूबरी केस जो है तो 1960 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रियम्बल जो है तो प्रियम्बल क्या करता है? प्रियम्बल दिखाता है द जनरल पर्पस बिहाइंड द सेवरल प्रोविजंस इन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, thus it is the key of the mind of maker of constitution। ओके, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन में। वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वेलिटी इन सोसाइटी इन द अब्सेंस ऑफ प्रिविलेज, रिस्ट्रेन, कंपटीशन, आइडियोलॉजी। ओके, तो इसमें क्या है? प्रिविलेजेस होगा। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं। देखो यहाँ पे इक्वेलिटी का दिया है। इक्वेलिटी में क्या है? absence ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस। ओके, एनी सेक्शन, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल इंडिविजुअल्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड लिबर्टी विद लिमिटेशंस मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी? इफ देयर आर मोर लॉस देयर इज लेस लिबर्टी, देयर आर नो लॉस देयर इज नो लिबर्टी, इफ देयर इज लिबर्टी लॉज हैव टू बी मेड बाय द पीपल, इफ लॉज आर चेंज टू ऑफन लिबर्टी इज इन डेंजर। ठीक है ना? तो इसमें से बताना है कि सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा है। देखो, करेक्ट तो एक तरीके से सभी है, ठीक है ना, बट ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा है? तो यहाँ पे क्या है? इफ देयर आर मोर लॉस देयर इज लेस लिबर्टी, सही बात है। इफ देयर आर नो लॉस तो नो लिबर्टी, देयर इज, तो इसमें से मुझे लगता है कि करेक्ट होगा इसका बी। ओके, अगर कोई लॉस नहीं होंगे तो लिबर्टी भी नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। ओके, आप इसको देख लीजिएगा एक बारी, एक्सप्लेनेशन को, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। नेक्स्ट में चलते हैं। ये एक तरीके से कॉमन सेंस से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है उस क्वेश्चन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी? ओके, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टायरनी ऑफ द पॉलिटिकल रूलर्स, absence of restraint, opportunity to do whatever one's like, opportunity to develop oneself fully। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, देखो इसमें भी क्या पूछा है? मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछा है। कायदे से तो है तो सभी, ठीक है ना, लेकिन सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा है? तो वो है डी, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है लिबर्टी में क्या क्या चीजें आती हैं? अब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट और अरे भैया, ठीक है, इसमें
कंटिन्यू वाला प्रेस हो गया था बटन ना, इस वजह से। हाँ, ओके। तो देखो, लिबर्टी में सबसे पहले आता है एब्सेंस ऑफ रेस्टिंग ऑन द एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनालिटीज, नॉट एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट नहीं है लिबर्टी, ठीक है ना, बट क्वालिफाइड है विद द लिमिटेशंस मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। ओके, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो द प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट, नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट, इधर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट, a part of constitution but has no legal effect independently of other parts। ओके, तो देखो यहाँ का इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो मेरे हिसाब से तो ए होना चाहिए। अच्छा, डी। ओके, तो देखो ये पार्ट तो है कॉन्स्टिट्यूशन का, पर इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है इंडिपेंडेंटली, ठीक है ना, ऑफ अदर पार्ट्स। मतलब अदर पार्ट से अगर जोड़ के देखें तो बिल्कुल इसका लीगल इफेक्ट है, पर अगर इनको छोड़ दिया जाए अदर पार्ट से इंडिपेंडेंटली, अगर सिर्फ हम प्रियम्बल के बेस पे जाएं तो उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। देखो है तो सेम यहाँ पे भी, लेकिन इसमें एक चीज और मेंशन की गई है, क्या, इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, ये भी करेक्ट है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट में। देखो प्रियम्बल के क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं, अब नेक्स्ट चलते हैं सेलियन फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। इसमें भी ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, सिर्फ 10 ही हैं, तो इसको भी अपन देख ही लेते हैं साथ में। द प्रोविजन ऑफ फिफ्थ शेड्यूल एंड सिक्स शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर मेड इन ऑर्डर। पहला है प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, डिटरमाइन द बाउंड्रीज बिटवीन स्टेट, डिटरमाइन द पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल बॉर्डर स्टेट, ठीक है ना। तो देखो जो पांचवा और छठवां शेड्यूल है वो क्या करता है, वो शेड्यूल ट्राइब्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे देखो सिक्स सिक्स शेड्यूल में कितने चार स्टेट को इसमें मेंशन किया गया है, कौन कौन से हैं वो, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और जो फिफ्थ शेड्यूल है, फिफ्थ शेड्यूल के अंतर्गत जो है तो एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स, एरिया ट्राइब्स नीडेड स्पेशल प्रोटेक्शन ड्यू टू डिसएडवांटेज ऑफ कंडीशन, ठीक है ना। जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है और कंट्रोल के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से जो है तो शेड्यूल एरिया या फिर शेड्यूल ट्राइब वाला जो एरिया है वहां पे किस तरीके से चलेंगी की चीजें। ओके, और सिक्स शेड्यूल में क्या बताया गया, प्रोविजंस है किसके लिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया। कौन कौन से एरिया की बात हो रही है, तो चार स्टेट की बात हुई है, इसमें कौन कौन सा है वो, असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। पहला है देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया, पावर हैज बीन क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, the federating unit have been unequal representation in Rajya Sabha। देखो नॉट फीचर दिया हुआ है। ओके, इट इज अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमंग द फेडरेटिंग यूनिट्स। देखो ये तो सही है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, सेंट्रल और स्टेट के बीच में पावर्स का डिवीजन भी है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद जो ये अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया है, तो ये चीज क्या है, ये गलत है। और फोर्थ स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है, नहीं। ओके, चलिए इसका देख लेते हैं। Federating units have been given unequal representation in Rajya Sabha। ओके, अच्छा ठीक है। जैसे देखो ये इस वजह से बोल रहा है कि राज्यसभा में जो है तो सारे स्टेट का इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ओके, इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये डिवाइड किया गया है किस बेसिस पे, बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटी। ओके, जिस हिसाब से पॉपुलेशन डेंसिटी है स्टेट का रिप्रेजेंटेशन उसी हिसाब से रखा गया है। और सेम किसमें है, सेम लोकसभा में भी है। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट। तो अच्छा इसके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है फेडरेटिंग यूनिट्स के बीच में, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस एग्रीमेंट की वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, और ये क्या है, ये सही है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। हम्म।
Consider the following statement: the Parliament of India can place particular laws in ninth schedule of the Constitution of India. The validity of law placed in ninth schedule cannot be examined by any court. No judgment can be made it on. Okay, देखो एक टाइम था कि नाइन्थ शेड्यूल में जब कोई भी चीजें ऐड हो जाती थी तो उसपे कोई भी एग्जामिन नहीं किया जा सकता था किसी भी कोर्ट के द्वारा, पर अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा नहीं है, जुडिशियल रिव्यू में ये भी आता है और कोई भी चीजें पर्टिकुलर लॉज जो है तो इसमें डाला जा सकता है, तो बिल्कुल डाला जा सकता है। और ठीक है, तो चलते हैं अपन, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ओनली वन होगा। ओके, ओनली वन, तो ए इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट में। देखो इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं तो कुछ चीजें जो है तो क्लियर हो जाएंगी। तो नाइन्थ शेड्यूल वाज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय फर्स्ट अमेंडमेंट 1951। ओके, आर्टिकल 31 बी। ओके, इसके साथ जो है तो नाइन्थ शेड्यूल को लेके आया गया और इसे किस तरीके से रखा गया, प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला की तरह रखा गया। ओके, और लैंड रिफॉर्म को लेकर के, to save them from being challenged in the court on the ground of violation of fundamental right. Okay, land reform and especially land redistribution was challenged in court as being the violated right to property, which of the fundamental right under article 19 till 78. Okay, till 1978 land reform were needed as the government wished to implemented article 39b and 39c, which dealt with the equal distribution of resource and wealth. Okay, तो the Supreme Court upheld the validity of Article 31b and the Parliament power to place particular laws in the ninth schedule. Okay, the Supreme Court in IR Coelho case 2007 said the laws placed in ninth schedule are open to judicial scrutiny. Okay, and such laws do not enjoy the blanket protection. Laws placed in ninth schedule after Kesavanand Bharati judgment on April 24, 1973, when it propounded the basic structure doctrine, were open to challenge. Okay, तो देखो ये बोल रहे हैं कि ये किसके बाद हुआ, ये केशवानंद भारती जजमेंट के बाद जो है तो 73 में जो हुआ था। तो वो बोल रहे हैं कि जब भी कोई भी जो लॉज है वो अगर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन को क्या करेगा, चैलेंज करेगा, तो वहां पे ये प्रोटेक्शन जो है तो नहीं मिलेगा। ठीक है ना। और 78 के बाद के सारे मतलब देखो 78 में तो राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया है। ओके, और जो 1973 से जो पहले के थे उनको प्रोटेक्शन मिला है, बट उसके बाद वाले केसेस को नहीं मिलेगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखो दिया है, ठीक है, देखो नाइन्थ शेड्यूल वाज न्यूज इन बिकॉज ऑफ कोटा एजिटेशंस। ओके, 2015 और 17 में तो किन लोगों को कोटा दिया गया था, तो पाटीदार, कापू, जाट और मराठा, ये लोग इंक्लूड डिमांड फॉर द रिजर्वेशन बीइंग प्रोटेक्टेड अंडर नाइन्थ शेड्यूल। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नाइन्थ शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर। ओके, कौन से प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे, तो उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू थे। ओके, कब हुआ है ये, देखो यहाँ पे मेंशन था ना कि कब आया था ये, फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू। ओके, तो 1951 में, तो 1951 में उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन था, जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नाइन्थ शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप, तो जवाहरलाल नेहरू। ओके, ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर विच शेड्यूल ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन ट्रांसफर द ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज ऑफ माइनिंग बी डिक्लेयर नल एंड वॉइड। ओके, तो ये कौन से शेड्यूल में है, तो ये फिफ्थ शेड्यूल का होगा। ओके, फिफ्थ शेड्यूल है इसका करेक्ट आंसर। फिफ्थ शेड्यूल में क्या करते हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं ट्राइबल्स को। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपन। इसको एक बार रीड करना हो तो आप लोग जरूर करिएगा पॉज करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ अ पर्टिकुलर एरिया इज ब्रॉट अंडर द फिफ्थ शेड्यूल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट। ओके, अगर किसी भी एरिया को जो है तो फिफ्थ शेड्यूल के अंतर्गत आ जाता है तो कौन सा इसमें से स्टेटमेंट है जो बेस्ट रिफ्लेक्ट करेगा, कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे। दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल, this would create a local self government body in the area,
This would convert that area into union territory. The state having such areas would be declared as a special category state. देखो, तो ऐसा कुछ नहीं है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट का ये क्राइटेरिया नहीं होता है और यूनियन टेरिटरी में भी कन्वर्ट नहीं होता है। अब देखो इन दोनों में क्या है, इन दोनों में ये दोनों ही करेक्ट है, पर यहाँ पे कौन सा पूछ रहा है, बेस्ट बेस्ट पूछ रहा है, तो बेस्ट क्या होगा, ये प्रिवेंट करता है। ओके, ए होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर। देखेंगे अपन और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कंसीडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन द बेसिक स्ट्रक्चर एज फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड ऑफ सिटीजन्स लिबर्टी एंड द प्रिजर्व द आइडियल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इंडिया डिफाइन इट्स बेस। देखो सबसे पहली चीज तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने डिफाइन नहीं किया है बेसिक स्ट्रक्चर को। ओके, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा, दूसरा क्या है, सही है। तो इसका करेक्ट आंसर, सॉरी दूसरा भी गलत है। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर द जुडिशियल रिव्यू टू सेफ गार्ड ऑफ इंडियन। ओके ओके, सेकेंड स्टेटमेंट भी गलत है, इसको देख लेते हैं अपन। देखो पहला तो हो गया, सेकंड का क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया, ऑल्दो देयर इज नो explicit provision in the constitution for a judicial review but it is an integral part of the our constitution। अच्छा ओके ओके, इस वजह से ये गलत है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जुडिशियल रिव्यू के लिए भी ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया नहीं गया है, ठीक है ना, कि ये कब लिया जा सकता है। तो ये जो चीजें हैं, ये जो चीजें हैं, ये तो ठीक है, यहाँ तक तो सही है, आधा स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, बट ये जो है ये गलत हो जाता है, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which one of the following Indian polity is essential feature that indicates that it is federal in character? Okay, तो इसको ऑप्शंस देख लेते हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी इज सेफ गार्ड, और द यूनियन लेजिस्लेचर हैज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। नेक्स्ट है द यूनियन कैबिनेट कैन हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम रीजनल पार्टीज, द फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है ना, तो देखो इसमें से क्या पूछ रहा है, Indian polity is essential feature, essential features that indicate the federal in character। Okay, तो फेडरल इन करेक्टर की बात है, देखो करेक्ट तो सारे सारे स्टेटमेंट है, ठीक है ना। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा करेक्टर जो है तो फेडरल है। ओके, तो देखो फेडरल में बी होना चाहिए इसका, ए। ओके, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी इज द सेफ गार्ड। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। देखो फेडरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन पॉलिटी, इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, तो सबसे पहले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, डिवीजन ऑफ पावर है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, डुअल गवर्नमेंट पॉलिटी। ओके, तो ये सारे जो है तो फेडरल कैरेक्टर्स है, तो अब इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, तो देखो ऊपर दिया हुआ है, उसी से आप देख लीजिए। पहला क्या है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया, पावर हैज बीन क्लियरली, सेम क्वेश्चन है आई थिंक, हाँ सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। पावर हैज बीन, हाँ लगभग तो सेम ही क्वेश्चन है। ओके, तो देखो इसमें क्या दिया है, नॉट अ फीचर ऑफ, नॉट अ फीचर ऑफ। ओके, तो देखो ये तो फीचर है, पावर हैज बीन क्लियरली डिवाइडेड, ठीक है, ये भी फीचर है। द फेडरेटिंग यूनिट हैव बीन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा, द रिजल्ट इज एग्रीमेंट ऑफ अमंग फेडरेटिंग यूनिट। देखो तो एग्रीमेंट तो है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा करेक्ट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो विद द रेफरेंस ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ ये कौन सा शेड्यूल में है, 10th में है। द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द लॉ स्पेसिफिक द नॉमिनेट लेजिस्लेचर कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months being appointed to the house, the law specifies the nominated legislator। नहीं ऐसा नहीं है। द लॉज डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज बीन डिसाइडेड द डिफेक्शन केस, ऐसा भी नहीं है। तो दोनों क्या हो जाएंगे स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए इसका देख लेते हैं अपन एक्सप्लेनेशन, ठीक है।
As per the 52nd Amendment, the Constitution of India passed in 1984. The 10th schedule was inserted into the Constitution, tackled defections. Okay, the defection was understood as the action when elected member resign for his her original party, which give her the ticket of for election and join new party after getting elected. Okay, the 10th schedule contain the following provisions with respect the disqualification of members of parliament. Okay, member of political parties, a member of house belonging any political party become disqualified for being a member of the house. पहला है, अगर वो इफ ही वॉलंटरी गिव्स अप हिज मेंबरशिप फॉर सच पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है ना, अगर वो खुद से ही अपनी मेंबरशिप क्या करता है, मेंबरशिप खत्म कर देता है, किस जिस पॉलिटिकल पार्टी से वो इलेक्ट होके आया है, तो उसकी मेंबरशिप चली जाएगी. ओके, नेक्स्ट क्या है, इफ ही वोट और ऑब्स्टेन फ्रॉम वोटिंग इन सच हाउस कंट्रेरी इन एनी डायरेक्शन इशूड बाय हिज पॉलिटिकल पार्टी विदाउट ऑब्टेनिंग प्रायर परमिशन ऑफ सच पार्टी, सच एक्ट हैज बीन नॉट कंडेम्ड बाय पार्टी विद इन 15 days. ओके, तो देखो इसमें क्या है कि अगर वो बंदा जिसको डिफेक्शन मतलब हुआ है, तो उसमें क्या होगा कि अगर वो वोट कर देता है अपनी पार्टी के अगेंस्ट जाके, ठीक है ना, और उसने इस चीज की पहले से प्रायर परमिशन नहीं ली है, और पार्टी जो है तो 15 दिन के अंदर जो है तो उसके इस एक्ट के लिए कंडोन नहीं कर लेती है. ओके, तो वो क्या हो जाएगा, एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत वो डिफेक्ट कहला जाएगा. ओके, और उसको पार्टी से हटा दिया जाएगा. द केस ऑफ वॉलेंटरी गिविंग अप हिज मेंबरशिप, द सुप्रीम कोर्ट हैज इंटरप्रेटेड इन द absence of formal resignation by the member, giving up the membership can be inferred by his conduct. In other judgment, the member who have publicly expressed opposition into the party or support for another party were deemed to have resigned. Okay, जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स के लिए है, तो इंडिपेंडेंट मेंबर्स ऑफ हाउस जो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं थे, बल्कि वो मतलब एज अ कैंडिडेट वो जीत के आए हैं. ओके, जो इंडिपेंडेंट होते हैं बिकम अ डिस्क्वालिफाइड टू रिमेन मेंबर ऑफ द हाउस इफ ही ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर सच इलेक्शन. ओके, अगर इलेक्शन के बाद वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे. और तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट नॉट करेक्ट था, ये तो ये जो 6 मंथ वाला है वो इसलिए नहीं दिया है. इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स की बात कर रहे हैं कि नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ हाउस बिकम डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ हाउस इफ ही जॉइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ. ओके, तो नॉमिनेटेड मेंबर्स जो है अगर उन्हें पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी है तो वो 6 मंथ के पहले ही ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बाद वो नहीं कर सकते हैं. ओके, और ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्शंस लिखे हुए हैं. अब द डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शंस डज नॉट अप्लाई ऑफ द फॉलोइंग टू केसेस. पहला है, अ मेंबर गोज आउट ऑफ हिज पार्टी एज अ रिजल्ट ऑफ मर्जर ऑफ पार्टी विद अनदर पार्टी, ठीक है ना. मर्जर टेक्स प्लेस व्हेन 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ पार्टी हैव एग्रीड टू सच मर्जर. ओके, तो पार्टी के 2/3 लोग जो है तो अगर मर्जर को एग्री कर देते हैं और वो किसी और पार्टी में चले जाते हैं, तो इसमें मेंबर्स जो है तो ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन में नहीं आते हैं. इफ मेंबर आफ्टर बीइंग इलेक्टेड एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ हाउस वॉलेंटरी गिव्स अप द मेंबरशिप ऑफ हिज पार्टी और रिजाइन इट आफ्टर ही ceases to hold that office, this exemption has been provided in view of dignity and impartiality of to the ऑफिस. ओके, जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर वो बन जाता है तो वो अपने आप ही उसको क्या करता है, एग्जेम्प्ट कर देता है अपने आप को, वॉलेंटरी अपनी मेंबरशिप को क्या करता है, गिव्स अप करता है. तो इससे क्या होता है, ये जो है तो डिग्निटी और इम्पार्शलिटी मतलब जिस ऑफिस को वो होल्ड कर रहा है उसकी डिग्निटी और इम्पार्शलिटी को बनाए रखने के लिए ये चीजें की जाती हैं. जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट क्यों है, तो द एंटी डिफेक्शन लॉ डज नॉट स्पेसिफाई अ टाइम पीरियड. ओके, ये कोई भी टाइम पीरियड नहीं देता है फॉर प्रिसाइडिंग ऑफिसर टू डिसाइड द डिस्क्वालिफिकेशन प्ली. गिवन द कोर्ट कैन इंटरवीन ओनली आफ्टर द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज डिसाइडेड ऑन द मैटर. द पिटिशनर सीकिंग डिस्क्वालिफिकेशन हैज नो ऑप्शन बट टू वेट फॉर दिस डिसीजन टू बी मेड. ओके, नेक्स्ट चलते हैं. इफ द पर्टिकुलर एरिया इज ब्रॉट अंडर द 5th शेड्यूल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट. ओके,
इस तरह का क्वेश्चन एक और आ चुका है फिफ्थ शेड्यूल से रिलेटेड। तो दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू द नॉन ट्राइबल पीपल, दिस वुड क्रिएट द लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी इन द एरिया, द कन्वर्टेड एरिया इनटू यूनियन टेरिटरी। तो ये तो गलत ही है और ये भी गलत है, तो ये तो आ चुका है। ओके, तो इसका क्या होगा, ए होगा करेक्ट आंसर, ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका है, तो इसको अपन स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ये 2024 का है। Which of the following statement are correct about the Constitution of India? The power of municipality is given in the part uh, il- emergency provisions are given in the part 18 9A of the Constitution. Provisions related to the amendment to the Constitution are given in the part 20 of the Constitution. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। Indian Constitution deal with the municipalities, its composition, power, etc. It was added in the 74th Amendment Constitution. The 74th Amendment Act was introduced in the 1992. It came into force 1st June 1993. Okay, और पार्ट जो तो 18 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्वेजेस द फॉलोइंग थ्री इमरजेंसीज: जनरल इमरजेंसी या फिर नेशनल इमरजेंसी, ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी, दिस इज कॉल्ड स्टेट इमरजेंसी, और फाइनेंशियल इमरजेंसी। ओके, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन लेड द आर्टिकल पार्ट 20 आर्टिकल जो है तो 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, तो the Indian Constitution and world lengthiest written constitution had 395 articles, 22 part, 8th schedule, और at the time of commencement, okay, पहले 8 schedule थे, अब तो 10। Now the Constitution of India has 448 articles, 25 parts और 12 schedule। okay, 12 schedule हो चुके हैं। okay, नेक्स्ट चलते हैं हम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो देखेंगे। सो या दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हैव अ गुड डे गाइस। अगर कोई डाउट है या फिर कुछ भी है, मतलब कोई आप सजेशन देना चाहते हैं रिलेटेड टू दिस वीडियो, तो आप लोग दे सकते हैं कमेंट में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे गाइस, बाय।